नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है, जिसमें हम अध्याय क्रमांक 3 पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं और जिसका नाम है अफवाह। और इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं इसी चैप्टर में पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए सारे अभ्यास प्रश्न, यानी कि आपके अध्याय के पीछे जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए उनको हल करने वाले हैं, जिसमें हम अभ्यास प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे इस वीडियो के दौरान। 1 और 2 में कौन से अभ्यास प्रश्न है? जिसमें आपके कुछ बहुविकल्पात्मक सवाल है और कुछ सवाल आपके अति लघुतरात्मक सवाल है, जिनके आंसर आपको 1 या 2 लाइन में देना होता है, यानी कि 30 शब्दों में आंसर देने वाले शब्दों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने इस पूरे अध्याय के दौरान झीलों को पढ़ा है, नदियों को पढ़ा है और उन्हीं से संबंधित सारे प्रश्न आने वाले हैं। आपने अध्याय को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से आपने समझ लिया है, अच्छे से उसका रिवीजन कर लिया है। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर प्रश्न आपके सामने दिखते ही आंसर आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। तो इसका आंसर भी आपके मस्तिष्क में छप रहा होगा। चलिए बात करते हैं। तो सवाल पहला है, आपके दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिएगा। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको राइट आंसर को पहचानना है। जिसमें पहला सवाल है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है आपके राजस्थान, बी में दिया है पंजाब, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और डी में दिया है जम्मू कश्मीर। वुलर झील की हमने चर्चाएं की थी। वुलर झील कैसी है? वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। वुलर झील क्या है भाई? वुलर झील आपके मीठे पानी की झील है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि यह झील आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब इतना आपको विशेषता याद आ गई, तो आपको यह भी याद आ गया होगा ये झील कहां पर है। नाम आपके सामने लिख रखा है ऑप्शन में, ये झील है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये झील है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और कौन सी झील है? तो जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की आपके एक और झील है, उस झील का नाम है डल झील। और डल झील की विशेषता में आपने क्या पढ़ा था कि यहां पर आपके एक शिकारा नाव है, विशेष प्रकार की शिकारा नाव है, जिसके बारे में हमने पीछे अध्याय में पढ़ा है भाई आपके लास्ट वीडियो के दौरान कि शिकारा नाव क्या है, जब हम झीलों को पढ़ रहे थे उसमें। इस शिकारा नाव को कैसे चलाया जाता है? पीछे की तरफ एक व्यक्ति बैठता है, नाविक वो पेडल से उसको चलाता है और सामने आपके 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ऐसी इसकी क्षमता रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, अगले सवाल से पहले कुछ झीलें राजस्थान में भी है। हाँ, राजस्थान में सांबर झील है खारे पानी की। पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पर आपके भाखड़ा नांगल परियोजना में है, एक गुरु गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको गंगा नदी के द्वारा गोखुर झीलें आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? नर्मदा नदी आपने प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां पढ़ी थी, उन प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत हमने जो पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां पढ़ी थी, उसमें हमने नर्मदा नदी का जिक्र किया था। अब इसका उद्गम कहां से होता है? तो हमने तो पूरी विशेषताएं पढ़ रखी है, उद्गम तो आपको याद ही होगा। चलिए देखते हैं, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर आपके पश्चिमी घाट के ढलान। तो देखिएगा यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो सबसे पहले देखो, इसका आंसर तो राइट होगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार। अब देखो, आपके सतपुड़ा किसका उद्गम स्थल है? तो सतपुड़ा से उद्गम होता है तापी नदी का। कौन सी नदी है? तापी नदी सतपुड़ा से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी है? कावेरी नदी का उद्गम हो जाता है। आपके पश्चिमी घाट के ढलानों से कौन सी नदी का उद्गम हो जाता है? गोदावरी और कृष्णा का उद्गम हो जाता है। गोदावरी का उद्गम कहां से हो जाता है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ढालों से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी झील, इन चारों झीलों में से कौन सी झील लवणीय जल वाली है, यानी कि खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील आपको पहचाननी है, सांबर, वुल्लर, डल या गोविंद सागर। तो देखिएगा, सांबर झील खारे पानी की झील है। यह झील आपके राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से पश्चिम दिशा में 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपके भारत की अंत्य स्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील भी यही है। अब राजस्थान में इसके अलावा भी खारे पानी की झीलें हैं क्या? जैसे हमने कहा कि भाई ये राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली खारे पानी की झील है, तो इसके अलावा कोई झीलें हैं क्या राजस्थान में? हाँ जी बिल्कुल, इसके अलावा खारे पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी है? यहाँ पर देखो क्या है कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इस राजस्थान में भारतीय मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में विस्तृत है। और जो महान भारतीय मरुस्थल है ये 33 सागर से निर्मित हुआ है। यानी कि यहाँ पर पहले 33 सागर था, बाद में भूगर्भीय हलचलों से ये आपके मरुस्थलीय भाग में परिवर्तित हो गया, यानी कि स्थलीय भाग में परिवर्तित हो गया, जो पहले मैदान था और धीरे धीरे मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आपके उस 33 सागर के अवशेष के रूप में कुछ झीलें हैं। उन्हीं झीलों में से एक झील सांबर झील है जो सबसे बड़ी झील है। और कौन सी झीलें हैं? और उन झीलों में आती है आपके पचपदरा झील, बाड़मेर में है। और आप देखेंगे लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील ये कहां पर है? ये बीकानेर में है। और आप झील देखेंगे डीडवाना झील, ये कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। ये एक झील आती है कुचामन झील, ये कहां पर है? ये भी आपकी डीडवाना कुचामन जिले में है। इसी प्रकार से एक और झील आती है जिसका नाम क्या है? डेगाना झील, ये कहां पर है? ये डेगाना झील आपके नागौर में है। तो इस प्रकार की आपके कुछ खारे पानी की झील है। ऐसे आपको रेवासा झील मिलेगी सीकर जिले में। तो इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं और ये झीलें आपके 33 सागर के अवशेष के रूप में है। वुलर झील और अडल झील ये दोनों के दोनों क्या है? ये आपके मीठे पानी की झीलें हैं और जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील। गोविंद सागर झील ये आपके सतलज नदी पर बनाई गई है। ये कैसी है? ये आपके कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील बोले तो मानव निर्मित झील है और ये झील सतलज नदी के किनारे पर बनी हुई है। सतलज नदी पर बांध बनाकर बनाई गई है। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत इस गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य क्या क्या है? इसके उद्देश्य हैं बाढ़ के प्रभावों को कम करना, इसके पेयजल उपलब्ध करवाना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना और जल विद्युत का उत्पादन करना। और ये तीनों कार्य यहाँ पर आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य इसके लाभान्वित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नीचे आपके ऑप्शन में 4 नदियां दे रखी है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो देखिएगा भारत की सबसे बड़ी नदी किसे कहते हैं? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी जो उत्तर भारत में है। देखो गंगा नदी से लंबी नदी आपके ब्रह्मपुत्र भी है और ब्रह्मपुत्र से लंबी ब्रह्मपुत्र भी है और ब्रह्मपुत्र की तरह एक लंबी नदी है आपके सिंधु नदी, यानी कि सबसे लंबी सिंधु है, फिर ब्रह्मपुत्र है और उसके बाद में गंगा नदी है। लेकिन फिर भी भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा क्यों है? क्योंकि गंगा नदी का अधिकांश विस्तार भारत वाले क्षेत्र में ही है, जबकि सिंधु नदी आपके अधिकांश पाकिस्तान में उसकी लंबाई। फिर आपके ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हो तो उसकी अधिकांश लंबाई आपके तिब्बत वाले क्षेत्र और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में है। तो भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गंगा नदी। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई आती है 1465 किलोमीटर। तो इसकी सबसे अधिक लंबाई, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र के कारण इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी का प्रमुख स्थान है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में इस आपके नदी का प्रमुख स्थान है गोदावरी का। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र जिले में नासिक से निकलती है नदी, 1465 किलोमीटर लंबाई प्रवाहित होती है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? 4 नदियां आपके दे रखी है ऑप्शन में, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। महानदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा या फिर तापी नदी। ये सारी की सारी आप नदियां देख पा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इन प्रायद्वीपीय नदियों में से ब्रंश घाटी में बहने वाली 2 नदियां हैं, वो कौन सी नदियां हैं? एक तो नदी आती है आपके नर्मदा नदी और एक आती है तापी नदी। अर्थात ये दोनों नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये दोनों नदियां ब्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन नंबर दे राइट है आपके तापी नदी, और तापी के अलावा एक है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा और दूसरी आती है तापी नदी। अब इसके साथ में कुछ आपके यहां पर आपको आपके पर्वत संरचनाएं देखने को मिलती है। जैसे जैसे यहां पर आपके है विंध्याचल पर्वतमाला, फिर यहां पर आ जाती है नर्मदा नदी, फिर आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद में आ जाती है तापी नदी। ये कौन सी पर्वतमाला है? ये आपके विंध्यन श्रेणी है या विंध्याचल पर्वतमाला है। ये कौन सी है? ये आपका सतपुड़ा पर्वत है। यहां पर बीच में आपके कौन सा है? अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक पठार, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यानी कि अब देखो, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला है, इनके बीच में एक ब्रंश घाटी है, उस ब्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक ब्रंश घाटी बनी हुई है और उस घाटी से होकर तापी नदी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर ब्रंश घाटी में क्या है कि जैसे यहाँ पर आपकी ये स्थलीय भाग, यहाँ पर ब्रंश घाटी बनी हुई है, तो उस ब्रंश घाटी की दरारें आपके भूगर्भ में गहराई तक है। उन दरारों में इस नर्मदा और तापी नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थ हैं, जिसमें आपके सिल्ट, बालू या फिर मृतिका होती है, उसका आपके जल में घुली रहती है। तो वो आपके दिन जो आपके सिल्ट और बालू का यानी कि इसके अवसाद होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है, वो जलोढ़ मिट्टी उन दरारों में भर दी जाती है। इसलिए इस नदी के इन नदियों के पानी के साथ में आपके इसका जलोढ़ का प्रवाह कम होता है, यानी कि इसका निक्षेपण किसी स्थान पर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जलोढ़ इन ब्रंश घाटियों की दरारों में समाहित हो जाता है, उन दरारों को भरने के काम आ जाता है। इसलिए जब नदी मुहाने पर जाती है, समुद्र तट पर जाती है, तो इसमें गाद की मात्रा कम होने के कारण यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करते हुए ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करते हुए समुद्र में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, तो इसके विसर्जित आपके डेल्टा नहीं बनाने का कारण क्या हो गया? ये दरारों, ये अपनी जो गाद होती है वो दरारों में ले जाकर जमा कर देती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है अब आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिएगा। यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं 30 शब्दों के अंतर अंदर, यानी कि 1 से 2 लाइन के बीच में आपको आंसर देना है। जिसमें पहला सवाल है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिएगा। जल विभाजक क्या है, इसका क्या कार्य होता है, आपको उदाहरण सहित समझाना है, वो भी आपको शॉर्ट एंड स्वीट। तो देखिएगा, जल विभाजक की बात करें तो जल विभाजक क्या होता है? 2 अपवाह क्षेत्रों को अलग करने वाला एक उभरा हुआ भूभाग, यानी कि एक स्थल का उभरा हुआ भूभाग जो 2 अपवाह क्षेत्रों या 2 नदी द्रोणियों को अलग करता है, वो जल विभाजक कहलाता है। जैसे जैसे आपके अंबाला, अंबाला जो कि पंजाब राज्य में है, ये अंबाला एक इसी प्रकार के उभरे हुए भाग पर अवस्थित है जो कि गंगा नदी द्रोणी और सिंधु नदी द्रोणियों को अलग करता है। यानी कि इस अंबाला के पूर्व दिशा की तरफ तो गंगा नदी द्रोणी है और पश्चिम दिशा की तरफ आपके ब्रह्मपुत्र नदी आपके सिंधु नदी द्रोणी है। यानी कि अंबाला सिंधु नदी द्रोणी और गंगा नदी द्रोणियों के बीच में जल विभाजक के रूप में स्थित है। और अगर आपको इसका विस्तार से आंसर देना हो तो उसके लिए आपको पूरा के पूरा आप एक भारत का मानचित्र बनाना और उस मानचित्र में भारत की जल विभाजक रेखा दिखा देना। वो किस प्रकार से दिखाएंगे आप? तो उसके लिए आप इस प्रकार से भारत का मानचित्र तैयार करें। अब इस मानचित्र में आप देखिएगा, जैसे आप जल विभाजक रेखा की बात करेंगे तो कहां पर दिखेगी आपको जल विभाजक रेखा? उसके लिए आपको देखना होगा, यहां पर आपके आता है कामेट पर्वत, मानसरोवर झील आ जाती है यहां पर, मानसरोवर झील, राक्षस ताल झीलें। फिर यहां पर आ जाता है उत्तराखंड में कामेट पर्वत। कौन सा पर्वत आता है? कामेट पर्वत। फिर यहां पर आ जाता है पोटवार पठार, पोटवार पठार, या इसे आप कह सकते हैं दिल्ली कटक। फिर यहां पर आगे अरावली पर्वतमाला आ जाती है, ये आगे यहां पर अरावली पर्वतमाला जो यहां पर आपके गुजरात तक इस प्रकार से फैली हुई है। फिर यहां से आगे आ जाती है आपके अरावली के आगे विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है, विंध्याचल पर्वतमाला।
विंध्याचल पर्वतमाला के बाद में यहां पर आपको आगे मिल जाता है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार के आगे चलोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत मिल जाएगा यहां पर। सतपुड़ा पर्वत के आगे चलोगे तो दक्षिण की तरफ यहां पर बढ़ते हुए आपको मिल जाएगा यहां पर पश्चिमी घाट। कौन सा मिल जाएगा यहां पर आपको मिल जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा है, जो कि आपके कामेट पर्वत से होते हुए आपके पश्चिमी घाट तक है। अब इसके आपके इसको कैसे पहचानोगे कि भाई किस प्रकार से विभाजन होता है, तो देखिएगा ये जो विभाजक रेखा है वो भारत के इस विभाजक रेखा के पूर्व दिशा की ओर एक तरफ से नदियां निकलती है, उन नदियों का विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी तरफ से नदियों का उद्गम होता है, वो नदियां जाती है अरब सागर में। जैसे जैसे यहां से आपके उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है जो अपना जल विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में, इसी प्रकार से यहां से आपके एक नदी निकलती है यहां पर आपके मानसरोवर झील के निकट, वो करचू हिमनद से सिंधु नदी, जो कि लद्दाख तिब्बत से लद्दाख, लद्दाख से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। यहां से आपके नदी निकलती है आपके चेमा युंगडुंग हिमनद से, और ये नदी आपके गंगा नदी के साथ में मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसी प्रकार से यहां से अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है जो अपना जल विसर्जित करती है अरब सागर में। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के निकट से ही एक नदी निकलती है जो कि उत्तर पूर्व दिशा में जाते हुए अपना जल गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। तो इस प्रकार से ये आपके जल विभाजक रेखा को, ये कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है। ये नदी कौन सी है यहां पर, ये सोन नदी है। ये कौन सी है, ये गंगा नदी है। ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। तो इस प्रकार से आप जल विभाजक रेखा को मानचित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। और वो अंबाला वाला भाग यहां पर है जिसके एक तरफ आपके सिंधु नदी द्रोणी, गंगा नदी द्रोणी हो, दूसरी तरफ आपके सिंधु नदी द्रोणी है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। भारत में नदी द्रोणियां बहुत सारी आपने पढ़ रखी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, महानदी, ये बहुत सी नदी द्रोणियां है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, यानी कि उसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा किस नदी द्रोणी का है। तो वो आपके राइट आंसर क्या है, गंगा नदी द्रोणी भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है या फिर सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। और इस नदी द्रोणी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो देखिएगा इसका विस्तार आता है एक तो उत्तराखंड में जहां से नदी का उद्गम होता है, फिर उत्तराखंड के बाद में नदी आगे जाती है आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से आगे नदी जाती है बिहार में, बिहार से आगे नदी जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये इसके प्रमुख गंगा नदी के जो अफवाह क्षेत्र के प्रमुख राज्य आते हैं। इनके अलावा कोई राज्य है क्या, हाँ जी, वो राज्य हैं जहां पर इनके सहायक नदियां प्रवाहित होती है। जैसे जैसे अब इन अलग राज्यों में आगे देखोगे तो आपको मिलेगा हरियाणा, यमुना नदी बहती है, दिल्ली, यमुना नदी बहती है, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहां पर कौन सी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां आती है, एक तो चंबल नदी आती है, एक बनास नदी आती है। और चंबल और बनास की सहायक नदियों में जैसे आपके काली सिंध है, पार्वती है, आहू है, निमाज है, ऐसी नदियां हैं। इसी प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जिसमें आपके चंबल नदी, काली सिंध नदी, सोन नदी, केन नदी, इनका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। खैर सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के की भी कुछ भाग आते हैं जिसमें सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। कौन सी नदी, सोन नदी। इसी प्रकार से एक नदी आ जाती है आपके क्षेत्र आता है झारखंड का। झारखंड के कौन से भाग आते हैं, झारखंड के कुछ भाग आ जाते हैं जैसे दामोदर नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, झारखंड का उत्तरी भाग आ जाता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ये पूरा जो उत्तर भारत के इन राज्यों से होकर आपके गंगा नदी द्रोणी का अफवाह क्षेत्र है, गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें मुख्य आपके गंगा नदी का क्षेत्र कौन सा है, ये ऊपर के 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। बाकी ये राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ भाग जिसमें गंगा की सहायक नदियां प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सवाल, सिंधु व गंगा नदियां कहां से निकलती है। उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसमें से आपको बताना है कि सिंधु और गंगा का उद्गम कहां से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंधु नदी का उद्गम की बात करें तो ये देखिएगा, पहली बात तो सिंधु नदी हिमालय के उत्तरी ढलानों से उद्गमित होती है, गंगा नदी हिमालय के दक्षिणी ढलानों से निकलती है। सिंधु का उद्गम आपके
तिब्बत में है, यानी कि चीन वाले क्षेत्र में है, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद। कौन सा है भाई? बोखरचू हिमनद। और गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर को चाहे हिमनद को, गंगोत्री ग्लेशियर से। और जहां से उद्गम स्थल पर नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी है। उद्गम स्थल पर नाम है इसका भागीरथी नदी। इसी प्रकार से आपको अगर पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, किसका पूछ ले भाई? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछ ले तो इसका आप बता देना कि ब्रह्मपुत्र नदी आपके निकलती है आपके तिब्बत वाले क्षेत्र में। कहां से निकलती है भाई? तिब्बत वाले क्षेत्र में चेमा युंगडुंग हिमनद से। कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमनद से। ये उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल आपके सामने रहे। अगला सवाल, गंगा नदी की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिएगा। ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? आपको बताना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसे अध्याय की जब हमने शुरुआत की तो मैंने कहा कि भाई नदियां होती है वो छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है। जैसे मैंने आपको वो गांव की, आपके गांव गली मोहल्ले का उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार से आपके गांव का पानी इकट्ठा होकर एक जगह जाता है, उसी प्रकार से नदियां भी छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है। उसमें से आपके गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं हैं जिनसे मिलकर गंगा का निर्माण होता है, उनके नाम आपको लिखने हैं। और उनके नाम क्या है? तो देखिएगा, गंगा की 2 मुख्य धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और ये देवप्रयाग में आपस में मिलती है और वहां से आपके इसका नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग कहां पर है? ये देवप्रयाग आता है आपका उत्तराखंड में। अब देखो किस प्रकार से होता है, मैं आपको डायग्राम बता दूं कि भाई किस प्रकार से नदी बन रही है। देखो उत्तराखंड में आप चलते हो, कहां पर चलते हो भाई? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको एक मिलता है गंगोत्री हिमनद। क्या मिलता है भाई? ये इस प्रकार का हिमनद एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद। इसी प्रकार से आपके एक हिमनद मिलता है अलकापुरी हिमनद, बद्रीनाथ के निकट में। अलकापुरी हिमनद बद्रीनाथ के निकट है। यहां से आपके गंगोत्री हिमनद से एक जलधारा उद्गमित होती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है भाई इसका? भागीरथी। और ये भागीरथी जलधारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। फिर आपके अलकापुरी हिमनद से एक जलधारा निकलती है जिसे नाम दिया जाता है अलकनंदा। यहां से जो निकलती है जलधारा उसे नाम दिया जाता है अलकनंदा। और इसका अलकनंदा नदी एक स्थान पर उत्तराखंड में आकर यहां पर गंगा नदी से भागीरथी के साथ में मिल जाती है और जिस स्थान पर मिलती है वो इनका संगम स्थल देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में है। और यहां से आगे नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। जैसे आपके देवप्रयाग से नदी आगे बढ़ती है जिसमें भागीरथी और अलकनंदा दोनों का पानी बहता है, वो आपके गंगा नदी कहलाती है। जिसमें भागीरथी है इसकी मुख्य धारा मानी जाती है। कौन सी? भागीरथी इसकी मुख्य धारा है और दूसरी आपके अलकनंदा होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, कभी भी आपके अलकापुरी हिमनद से नहीं कहते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य धारा के रूप में किसे माना जाता है? भागीरथी को माना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां भी आती है जिनसे यहाँ पर देवप्रयाग की तरह भी और प्रयाग बनते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ऐसे प्रयाग और भी बनते हैं। वो अन्य छोटी छोटी धाराएं हैं जो अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद और सिल्ट क्यों है? देखिएगा, आपके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत वाले क्षेत्र में चेमा युंगडुंग हिमनद से। वहां से नदी उद्गमित होकर हिमालय पर्वतमाला के समानांतर तिब्बत वाले क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती है। एक बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद में यह नदी एक यू आकार का मोड़ बनाते हुए भारत वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। अब अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र और असम वाले क्षेत्र में तो नदी में गाद की मात्रा बहुत अधिक रहती है। कम लंबाई है लेकिन फिर भी गाद की मात्रा बहुत अधिक रहती है और इसके द्वारा बहुत से यहां पर द्वीप बनाए जाते हैं असम वाले क्षेत्र में। लेकिन तिब्बत वाले क्षेत्र में इतनी अधिक लंबाई होने के बावजूद भी यहां पर आपके गाद की मात्रा इसमें कम क्यों होती है? तो उसका कारण है तिब्बत की जलवायु। तिब्बत की जलवायु कैसी है? तिब्बत की जलवायु ठंडी और शुष्क दोनों प्रकार की है, इसलिए यहां पर नदी में पानी की मात्रा कम रहती है, पानी का बहाव कम रहता है। तो इसमें आपके
और ठंडी और शुष्क जलवायु की वजह से यहाँ पर अपर्दन भी इसका कम होता है। कठोर पठारी प्रदेश है तो कम बहाव की वजह से यहाँ पर इसका अपर्दन कम होता है, तो इसमें गाद की मात्रा कम रहती है और पानी की मात्रा भी कम रहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र ठंडे और शुष्क क्षेत्रों से बहती है, परिणाम स्वरूप इसमें पानी और गाद की मात्रा कम हो जाती है। और आगे अपने अरुणाचल प्रदेश और असम वाले क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो ये पूरा क्षेत्र अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इस वजह से इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, गाद की मात्रा अधिक हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर तीव्र अपर्दन होता है, जिस वजह से गाद की मात्रा बढ़ती है, और गाद की मात्रा बढ़ने से ये नदी आपके निक्षेपण अत्यधिक करते हुए बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है और गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित हो जाती है। और उन बड़े द्वीपों में से एक द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, असम राज्य का एक जिला है। अगला सवाल, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? आपको इसमें दो सवाल पूछे हैं। पहले पूछा है कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं गर्त से बहती है। गर्त से बहने का मतलब है कि वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। फिर आगे पूछा है कि समुद्र में प्रवेश करने से पहले वो किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो देखिएगा, इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि भाई नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो कि आपके भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है या गर्त से होकर बहती है, जिनका आपके उत्तर से दक्षिण का क्रम बता सकते हो कि भाई विंध्याचल पर्वतमाला है, फिर नर्मदा नदी का प्रवाह है, फिर आपके तापी नदी सतपुड़ा पर्वत है और उसके बाद में तापी नदी है। वो आप डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएंगे, दक्षिण भारत का मानचित्र लेंगे और इस मानचित्र में यहां पर आप विंध्याचल पर्वतमाला दर्शाएंगे, फिर यहां पर अमरकंटक का पठार दर्शाएंगे इस प्रकार से, फिर यहां पर सतपुड़ा पर्वत दर्शाएंगे और फिर यहां पर आप दो नदियां प्रवाहित करेंगे। एक तो यहां पर आप कहेंगे कि ये इस प्रकार से नर्मदा नदी है और दूसरा आप यहां पर बताएंगे कि यहां पर इस प्रकार से ये तापी नदी है। ठीक है, ऐसे आप डायग्राम भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। अब देखिएगा, ये नदियां आपके समुद्र में गिरने से पहले आपके एस्चुरी का निर्माण करती है। ये क्या करती है? ये दोनों के दोनों नदियां आपके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, दोनों के दोनों। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अलावा जबलपुर के निकट नर्मदा नदी जबलपुर के निकट एक गहरे गोर्ज से होकर बहती है और साथ ही साथ यहां पर ये संगमरमर की चट्टानों से निर्मित इस गोर्ज से होकर बहती है और आगे चलकर इन चट्टानों से वो गहराई से नीचे उतरती है, गहरे स्थान पर नीचे उतरती है और वहां पर आपके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ो। नदियां तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइएगा। नदियों और झीलों के हमने आर्थिक महत्व पढ़े हैं लास्ट पार्ट के अंतर्गत, तो वो आपको आर्थिक महत्व यहां पर आपको शॉर्ट रूप में बताने हैं। तो देखिएगा, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व की चर्चा करें तो देखो, नदियों के आर्थिक महत्व क्या हो सकते हैं? नदियों के द्वारा आपको पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, साथ ही साथ आपको नौका संचालन की सुविधा मिलती है, यहां पर आपको जल विद्युत निर्माण की सुविधा मिल सकती है। इसी तरीके से आपको नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में या डेल्टा क्षेत्रों में बहुत सी वनस्पतियों का विकास हो जाता है। जैसे आपके सुंदरबन डेल्टा का विकास हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारे, तो वहां पर आपके एक जैव विविधता का निर्माण होता है, पूरा का पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाता है। इसी प्रकार से आप झीलों की बात करें तो झीलों से आप जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, नौ संचालन कर सकते हैं, यहां से आपको पर्यटन का विकास हो सकता है और इसी के साथ ही यहां पर झीलों के क्षेत्र में भी आपके पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकता है। तो इस प्रकार से ये नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपके बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे इससे आगे के सवाल, जो कि आपके लघुतरात्मक और निबंधात्मक टाइप के सवाल होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपके तैयारी में आपके सहायता करेगा ये वीडियो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में भी प्रेषित करते हुए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने में मदद करें। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।